चालू है। न्यू चैप्टर का नाम है COB, कैलकुलस ऑफ पूरा COB, कैलकुलस ऑफ वेरिएशन। इसको रहने दे क्या, अब आएगा। नाम ही से देखो, नाम ही से तुम लोग को कैलकुलस वर्ड थोड़ा फील हो रहा होगा। क्यों? वेरिएशन तो फील नहीं हो रहा होगा। पहले ही बताया आप लोग को, ये जो वर्ड्स आया इसमें हम लोग को जो पढ़ना है ये आपका हायर लेवल का है। MSc में जब आप लोग पढ़ोगे तो फंक्शनल एक पूरा चैप्टर है, फंक्शनल के बारे में हम लोग को पढ़ना है। फंक्शनल क्या होते हैं, उससे रिलेटेड बहुत सारे थ्योरम्स हैं और बहुत सारे उससे रिलेटेड क्वेश्चंस है। तो ये सारा MSc का ही सिलेबस, मतलब ये COB नहीं, इसमें जो चीज़ हम लोग को पढ़ना है फंक्शनल के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं फंक्शनल होता क्या है। फंक्शनल जानने के लिए सबसे पहले फंक्शन जानना पड़ेगा। फंक्शन तो सबको पता होगा। फंक्शन एक रूल है किसी डोमेन से किसी को डोमेन पे, कि जब डोमेन का हर एक एलिमेंट क्या हो, ठीक है, यूनिकली। अब देखना ध्यान से, जो फंक्शनल क्या होता है, जैसे हम लोग पढ़े होंगे BSc सेकेंड ईयर में वेक्टर स्पेस पढ़े होगे नहीं, U से V या V से U कुछ भी हो। अगर ये वेक्टर स्पेस है, ये फील्ड है, अगर ये वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड है और ये भी वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड है, एक मैपिंग डिफाइन करते थे कि T फ्रॉम V टू ओवर F, V ओवर F टू U ओवर F। कहते थे कि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कब होगा, जब T अल्फा U प्लस बीटा V इक्वल टू क्या होता था, अल्फा ऑफ TU प्लस बीटा ऑफ TV। यही होता था ना, कि इसके कोई भी दो डोमेन के इसके एलिमेंट उठा देते हैं और ये लीनियरिटी कंडीशन को होल्ड करता था। तो इस मैपिंग को हम लोग बोलते थे क्या, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ये लेकिन ये ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ से डिफाइन था, वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड से लेके वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड। अब फंक्शनल क्या होता है देखना ध्यान से। फंक्शन तो आप लोग नॉर्मली जानते होंगे डेफिनेशन। फंक्शनल क्या होता है, तो देखो सबसे पहले बताएं, जो तुम्हारा देखो फंक्शनल, थोड़ा डरना मत, पहले ही बता दे रहे हैं। फंक्शन जो होता है वो छोटे छोटे फंक्शंस, बहुत सारे ऐसे फंक्शंस मिलेंगे। तो फंक्शन का कलेक्शन वेक्टर स्पेस बनाता है, नहीं पढ़े हो, CAB। ये क्या होता है, ये क्या बताता है कि सेट ऑफ ऑल फंक्शन, सेट ऑफ ऑल कॉन्टिन्यूअस फंक्शन फ्रॉम AB टू रियल नंबर, और ये CTS। समझना ध्यान से, ये जो नोटेशन है CAB, ये कहता है कि सेट ऑफ ऑल कॉन्टिन्यूअस फंक्शन फ्रॉम A टू B से R, वो सारे कॉन्टिन्यूअस फंक्शन जहां क्लोज इंटरवल AB से R पे सारे कॉन्टिन्यूअस फंक्शन का कलेक्शन, उसी को बोलते हैं CAB। ये वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है। जैसे इसमें CAB में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, x, f(x) इक्वल टू x, ये भी क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। f(x) इक्वल टू, मान लो इंटरवल ले रहे हैं 0 से लेके 2, कुछ भी इंटरवल ले लें। अच्छा, ये 1/x क्या इसका एलिमेंट होगा, नहीं होगा। क्यों, x बराबर 0 पे ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। तो वही फंक्शन इसमें आएंगे जो क्या हो, कॉन्टिन्यूअस हो, मतलब हर जगह इस इंटरवल में क्या हो, कॉन्टिन्यूअस हो। तो ये सारे सेट ऑफ ऑल कॉन्टिन्यूअस फंक्शन फ्रॉम A टू B, ये सारे फंक्शन का कलेक्शन है, बस इतना जानो। ये वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है। तो अगर देखना ध्यान से, अगर हम एक मैप डिफाइन करें, एक मैप डिफाइन करें, मान लो F मैप, कोई भी F मैप डिफाइन कर रहे हैं, ये अगर वेक्टर स्पेस ओवर F से फील्ड कुछ भी हो, फील्ड रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, ये सारे फील्ड बनते हैं रेशनल नंबर के। अगर कोई भी वेक्टर स्पेस हो और उसका मैप डिफाइन करें ओवर फील्ड पे, तो इसी फंक्शन को हम लोग बोलते हैं, नया नाम उसको बोलते हैं फंक्शनल। क्या बोलते हैं, फंक्शनल। जैसे कोई भी फंक्शन ले लो, अभी इसके बहुत सारे एग्जांपल लेंगे, क्लियर हो जाएगा। रेक्टिफिवियल कर्व पढ़े हो, बताए थे अभी कॉम्प्लेक्स में ही। क्या होता है रेक्टिफिवियल कर्व, क्या होता है, रेक्टिफिवियल कर्व क्या होता है,
अगर कोई रेक्टिफिशियल कर्व है तो उसका कंडीशन क्या होता है कि उस इंटरवल के हर एक पॉइंट पे क्या हो, कॉन्टिन्यूअस हो। कुछ ऐसा याद नहीं आ रहा है, देख लेना, देखना ध्यान से। हम क्या कर रहे हैं, जितने भी रेक्टिफिशियल कर्व हैं उनका कलेक्शन ले रहे हैं, इसमें सारे रेक्टिफिशियल कर्व ले रहे हैं। अब कोई भी रेक्टिफिशियल आर्क या कर्व होगा, उसका कुछ लेंथ होगा कि नहीं। मान लो उसका ये मैपिंग करा दे रहे हैं आर पे, ये जो है डोमेन जो है, इसमें सारे क्या है, रेक्टिफिशियल कर्व। तो हर एक लेंथ का रेक्टिफिशियल कर्व बना सकते हैं? नहीं बना सकते। 1 लेंथ का भी कर्व बना सकते, 2 लेंथ का भी, 3 लेंथ का भाई। तो 1 लेंथ वाला कहाँ जाएगा 1 पे, 2 लेंथ वाला क्या जाएगा 2 पे, 3 लेंथ वाला 3। तो ये फंक्शन तो बना रहा है, लेकिन ये क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑल रेक्टिफिशियल कर्व या कलेक्शन ऑफ ऑल फंक्शंस कहाँ भेज रहा है, आर पे। तो ये तुम्हारा जो, ये भी एक फंक्शनल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, फंक्शनल। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। फंक्शनल मतलब जो डोमेन होता है ना, वो फंक्शन का कलेक्शन होता है, और फंक्शन में क्या होता है, वो खाली डोमेन रहता है। समझ में आया। फंक्शनल में जो डोमेन रहेगा वो खुद फंक्शन का कलेक्शन रहेगा, बहुत सारे फंक्शंस को मिलके वो डोमेन मिलेगा। अभी देखना, जैसे टेंशन ना लो, बस समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखना, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं पार्टिकुलर, जैसे मान लो यही ले लिए, एक मैपिंग ले लिए CAB। ये क्या है, ये फंक्शन का कलेक्शन है, सेट ऑफ ऑल कॉन्टिन्यूअस फंक्शन फ्रॉम AB to R। इसका ये डोमेन है, ये सारे कॉन्टिन्यूअस फंक्शन का कलेक्शन है, ठीक है। इसको भेज दे रहे हैं रियल नंबर पे, फील्ड होगा रियल नंबर। और कैसे डिफाइंड कर दे रहे हैं, इसको डिफाइंड ऐसे कर दे रहे हैं, डिफाइंड कि f ऑफ, इसको एक नया नाम दे दे रहे हैं क्योंकि इसमें फंक्शन, इसको ऐसे साई, और डिफाइन करना है। इसमें जो होगा फंक्शन होगा ना, अरे इसके एलिमेंट जो होंगे फंक्शन ही होंगे। तो इसमें ये भेज रहे हैं इंटीग्रेशन A to B fx dx। x का फंक्शन होगा ये, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, x की वैल्यू आएगी, लिमिट रखेंगे a b, कुछ रियल नंबर में आएगा कि नहीं। तो जो भी इधर की वैल्यू आएगी रियल नंबर में, मतलब हर एक फंक्शन को कहाँ भेज रहा है, रियल नंबर पे। तो ये जो फंक्शन होगा फाई, वही क्या कहलाएगा, फंक्शनल। समझ में आ गया। चलो लिखो, बुक लाए और निकालो। तो पहला हेडिंग डालो फंक्शनल। बोले लिखो, ए फंक्शनल इज ए क्रॉसपॉन्ड्स, ए फंक्शनल इज ए क्रॉसपॉन्डेंस A functional is a correspondence which assign a definite number, which assign a definite number, which assign a definite number to each function belonging to some class, फंक्शनल जब कोई पूछेगा तो कोई कहेगा कि फंक्शनल फंक्शन होता क्या, तो कहना हाँ, लेकिन फंक्शनल में जो डोमेन होता है वो सेट नहीं होता, फंक्शन का सेट होता है, उसमें जो भी आएंगे वो फंक्शन का कलेक्शन होता है डोमेन, ठीक है। तो A functional is a corresponds which assign a definite number to each function belonging to some class। हो गया। Thus we can say that a functional is a kind of function where the independent variable is itself a function,
इट्स सेल्फ इज ए फंक्शन। अब देखना ध्यान से दोनों में अंतर क्या है। ये मान लो ए कोई सेट है, ये कोई बी सेट है, इसको फंक्शन कब बोलते हैं? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई फंक्शन होता है ना, मान लो रिप्रेजेंटेशन होता है। तो यहाँ एक्स इंडिपेंडेंट होता है, वाई डिपेंड करता है एक्स पे, एक्स ही इंडिपेंडेंट होता है। लेकिन अब फंक्शनल के केस में ये वेक्टर बता रहे हैं ना, ये सारे फंक्शन का कलेक्शन होता है। ये क्या होता है? सारे फंक्शन का कलेक्शन, और ये रियल पे भेजेगा। अब जो तुम्हारा इसमें डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा वो क्या होगा? खुद एक फंक्शन होगा, नहीं होगा? खुद एक फंक्शन होगा। ऐसे यहाँ सी ए भी लिख दो, इसी से क्लियर हो जाएगा। पढ़ो लास्ट वाला लाइन क्या। अब इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा जी? मान लो कुछ डिफाइन किए गए हैं, इंटीग्रेशन ए टू बी, मान लो ये एफ एक्स डी एक्स। इसमें तुम्हारा डिपेंडेंट वेरिएबल यही होगा, जैसे यहाँ सॉरी इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स था, यहाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा? एफ। तो यहाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल खुद एक फंक्शन होगा, ठीक है। लिखना चाहते हो तो लिख लो एग्जाम्पल, इट इज ए फंक्शनल, ये एग्जाम्पल 5 फ्रॉम सी टू ए बी टू आर, ये वाला 5 सच दैट सी ए बी टू आर 5 एफ इक्वल टू ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। हो गया? एक एग्जाम्पल लिखो इसी में, वही बोल रहे हैं जो रेक्टिफिवियल कर्व, हर एक रेक्टिफिवियल कर्व बहुत सा, जैसे छोटा सा कर्व लो, छोटा सा कर्व और बड़ा, उससे बड़ा, हर एक लेंथ का कर्व लो, उसका एक सेट बना लो। सेट मतलब समझ रहे हो ना? जैसे मान लो एक लेंथ का मान लो एक कर्व मिला, 2 लेंथ का, तो सारे रेक्टिफिवियल हर एक लेंथ के कर्व का एक सेट बना लो, उसको डोमेन ले लो और रियल नंबर को को डोमेन, उस पर मैपिंग करा दो। और क्या करो कि हर एक लेंथ अपने हर एक रेक्टिफिवियल कर्व अपने लेंथ पे मैप करेगा। मतलब 2 लेंथ वाला कर्व कहाँ मैप करेगा? 2 पे। 3 लेंथ वाला कर्व कहाँ? 3 पे मैप करेगा। तो ये जो डिफाइंड होगा वो भी एक प्रकार का फंक्शनल होगा। तो लिखो वही एग्जाम्पल, हाँ एग्जाम्पल फर्स्ट लिखो, समझ में आ जाए तो आगे बढ़ते चल जल्दी। कंसीडर द सेट ऑफ ऑल रेक्टिफिवियल प्लेन कर्व्स, consider the set of all rectifivial plane curve a definite real number is associated with each such curve namely its length, thus the length of a curve is a functional defined on the set of rectifivial curve. Define the rectifivial curve. ठीक है? चलो नेक्स्ट डेफिनेशन, कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शनल। देखो जो छोटा छोटा आया है 2-2 नंबर में उसको करा देते हैं, ठीक है। और जो 1-2 क्वेश्चंस रहेगा उसको हम बता देंगे, तुम लोग को करना है। तुम्हारा बुक कौन सा है जी? वो उसका भावना का। अच्छा भावना तुम्हारा नहीं है क्या? अजीब हाल है। हाँ नहीं कुछ। जल्दी जल्दी कराते हैं, जितना होमवर्क देंगे जाके कर लेना, ठीक है।
लिखो नेक्स्ट, कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शनल, नेक्स्ट डेफिनेशन, कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शनल। कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शनल्स, याद करो रियल की कंटिन्यूटी कि अगर y बराबर एफ एक्स कोई एक फंक्शन है, y बराबर एफ एक्स से एक फंक्शन है, तो कहते हैं कि एफ एक्स कॉन्टिन्यूअस होता है एट पॉइंट ए। कब? कि हर एक एप्सिलॉन के लिए, फॉर ऑल, हर एक एप्सिलॉन के लिए क्या करे, एक डेल्टा पॉजिटिव मिले, सच दैट कि क्या हो, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ए लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा। बस यही डेफिनेशन क्या लिख देना, फंक्शनल में लिख देना। आसान है, 2 नंबर का बहुत पूछा गया है, तो लिखो द फंक्शन, उसको मत लिखना, ये तो कंटिन्यूटी का है, बताए हैं कि बेसिक सेकंड ईयर में पढ़े होंगे, बस इसी के जगह पे हम लोग नोटेशन चेंज कर देंगे, देखना ध्यान से। द फंक्शनल जे, अब देखो ना जो फंक्शनल का जो रिप्रेजेंटेशन है हम लिखेंगे जे वाई से, आई वाई जे वाई कुछ भी यूज कर सकते हैं, फाई वाई जे वाई एक नोटेशन है, तो यहाँ जे वाई, या हम तो कहेंगे बेटर रहेगा आई वाई लिख दो या जे वाई लिख दो, जे वाई से ही जनरली नोटेशन करते हैं, तो जे वाई ये नोटेशन है क्या, फंक्शनल का, ठीक है। तो लिखो जैसे एफ का नोटेशन क्या है, फंक्शन, ऐसे जे वाई, वाई यहाँ क्या बताएगा, वाई एक फंक्शन है, ठीक है, और ये खुद अपने आप में क्या है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक ऐसा होगा फंक्शन होगा, वाई बराबर एफ एक्स, ठीक है, बताया ना, ले सकते हैं जे पी क्यू कुछ भी मन करे तुम लोग को, हाँ हाँ ये स्टैंडर्ड नोटेशन है। द फंक्शन जे वाई इज सेट टू बी कॉन्टिन्यूअस, इज सेट टू बी द कॉन्टिन्यूअस एट द पॉइंट वाई कैप, एट द पॉइंट वाई कैप, ऐसे क्या, अगर यहाँ ये स्मॉल वाई नहीं लिखे हैं क्या, लिख लो स्मॉल वाई, कोई बात नहीं, चाहे स्मॉल लिखो चाहे कैपिटल लिखो, हाँ दादा हाँ। द फंक्शनल जे वाई इज सेट टू बी कॉन्टिन्यूअस, लिख लिए, एट द पॉइंट वाई कैप, एट द पॉइंट वाई कैप आप लीनियर स्पेस भी, लीनियर स्पेस मतलब वेक्टर स्पेस, वेक्टर स्पेस का ही नाम क्या है, लीनियर स्पेस, हाँ आप लीनियर स्पेस कैपिटल वी, व्हेन बॉल वाला नहीं, कैपिटल वी, इफ फॉर एनी डेल्टा, ऐसे इफ फॉर एनी डेल्टा पॉजिटिव, तो एप्सिलॉन, इफ फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए डेल्टा पॉजिटिव, वो जानबूझ के हम बोले, हम लोग तुम लोग को आता है कि नहीं है सिंबल नोटेशन पढ़ना, देयर एग्जिस्ट ए डेल्टा पॉजिटिव सच दैट मॉड जे वाई माइनस जे वाई कैप less than epsilon, provided that norm, ये यहाँ मॉड नहीं लेते हैं, नॉर्म लेते हैं हम, नॉर्म तुमको नहीं पता होगा तुम लोग को, नॉर्म इसे बोलते हैं, नॉर्म, ये एमएससी का सिलेबस है, वही तो कह रहे हैं, इसीलिए तुम लोग मैट्रिक्स पढ़े हो ना, हर एक नॉर्म मैट्रिक स्पेस होता है, जब मैट्रिक स्पेस को जनरलाइज करोगे तो वही मॉड, देखो हाँ बता रहे हैं, तुम्हारा बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये नॉर्म, ये मॉड है और ये बता रहे हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जाता है, तुम लोग से भी पूछा जाएगा, इसको लिखो, कहाँ, इसके पहले भी देखे थे क्या है नॉर्म, बता दे रहे हैं, ये पहला जब किसमें
बता रहे हैं, चलो लिखो। ये प्रोवाइडेड हो गया, सिंपल सा डेफिनेशन है। बट इसमें देखना, ये जो प्रोवाइडेड यहाँ नॉर्म में, मॉड में लिखोगे नंबर नहीं मिलेगा। ध्यान से यहाँ क्या लिखना है, नॉर्म। अब नॉर्म में क्या होता है, जैसे भावना पूछिए सर नॉर्म और मॉड में क्या डिफरेंस है। मॉड हमेशा स्केलर के लिए यूज करते हैं, रियल नंबर फील्ड, जैसे मान लो 2 3 4 5 ये सारे कैसे हैं, स्केलर नंबर है, उनके लिए क्या रिप्रेजेंट किया जाता है, यूज मॉड। लेकिन वेक्टर, जब कोई वेक्टर स्पेस का एलिमेंट क्या रहेगा, वेक्टर स्पेस का एलिमेंट वेक्टर ही होगा, उनके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, नॉर्म। क्या यूज करेंगे, समझ में आया अभी। हाँ पॉजिटिव हमेशा, जैसे नॉर्म, जैसे मॉड की वैल्यू होती है, अब जैसे मॉड डिफाइन करते हैं ना तो √2x² डिस्टेंस बिटवीन, ऐसे नॉर्म भी खुलता है। लेकिन नॉर्म नोटेशन वेक्टर के लिए और मॉड नोटेशन स्केलर के लिए, ठीक है। अब नॉर्म होता क्या है, थोड़ा सा तुम लोग को समझा दे रहे हैं, क्योंकि पहले ही बता रही है एमएससी का, इसीलिए हम उतना नहीं डीपली में गए। चलो एक बार बता देते हैं नॉर्म क्या होता है। जैसे मैट्रिक स्पेस पढ़े होगे ना, मिटाएं, ध्यान से देखना। सबसे पहले ये जरूरी है कि हम लोग जो पढ़ते हैं वो एक अपने आप में क्या होता है, मैपिंग या फंक्शन। जैसे मैट्रिक स्पेस पढ़े होगे, D.X क्रॉस X, यहाँ क्या भेजते हैं, D एक डिस्टेंस फंक्शन है x क्रॉस x से R पे, तो D को मैट्रिक बोलते हैं कब, वो जो फॉलोइंग कंडीशंस को होल्ड करता है। पहला कंडीशन क्या होता है कि नॉन निगेटिविटी, क्या होता है कि dxy ग्रेटर इक्वल टू 0, मतलब डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं होता है, ये इसका कहने का ये मतलब। दूसरा क्या होता है कि नल कंडीशन, dxy इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ, इसका मतलब अगर दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस अगर 0 है तो पक्का दोनों कोइंसाइड करेंगे, मतलब दोनों एक ही पॉइंट पे होंगे। अगर दोनों एक ही पॉइंट है तो उनका तो डिस्टेंस तो 0 होगा, ये बताता है। थर्ड कंडीशन क्या होता है, सिमेट्रिसिटी, dxy dyx, ये पॉइंट ले लो, ये यहाँ से डिस्टेंस निकालो चाहे यहाँ से निकालो, तो दोनों हमेशा क्या होगा, सेम आएगा। एंड लास्ट होता है ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी, दैट मीन dxy इज लेस इक्वल टू dxz प्लस dzy, यही होता है ना। इन चारों कंडीशन को अगर D सेटिस्फाइड होता है तो D को बोलते हैं मैट्रिक ऑन X। क्या बोलते हैं, D इज ए मैट्रिक ऑन X एंड द पेयर ऑर्डर्ड पेयर X, D इज कॉल्ड मैट्रिक स्पेस। अब नॉर्म क्या होता है, सेम ऐसा है। नॉर्म भी यहाँ जो सेट लिए हैं, अब हम नॉर्म में जो डिफाइन करते हैं, ये नॉर्म भी एक मैपिंग होता है। देखो अब नॉर्म के लिए डबल मैपिंग, ये बहुत आसान है, कुछ है नहीं। क्या हुआ, ये नोटेशन किसका है, नॉर्म का। नॉर्म एक फंक्शन है, मतलब एक मैपिंग है। ये अब वेक्टर स्पेस का एलिमेंट वेक्टर, जहाँ वहाँ सट लेते थे, अब यहाँ क्या लेंगे, वेक्टर स्पेस। समझ में आया, वेक्टर स्पेस इनटू वेक्टर स्पेस, और ये कहाँ मैप करेगा, R। तो इसको हम नॉर्म कब बोलेंगे, इसके लिए भी कंडीशन शर्तें हैं। पहला कि अगर नॉर्म x, पहला वही कि नॉर्म x नॉन निगेटिव होता है, जैसे मैट्रिक स्पेशल। दूसरा नल कंडीशन। तीसरा ठीक है, तीसरा कंडीशन, दिस इज नॉर्म x प्लस वाई, दिस इज लेस इक्वल टू नॉर्म ऑफ x प्लस नॉर्म ऑफ y। अब चौथा देखना इंपॉर्टेंट, अल्फा x का नॉर्म, अल्फा क्या होगा, फील्ड का एलिमेंट होगा, और x क्या है, वेक्टर का एलिमेंट है। तो ये कैसे खुलेगा, अल्फा का मॉड हो जाएगा। जब अल्फा को बाहर करेंगे तो उस पर क्या लगाएंगे, मॉड, और दिस इज x। इन कंडीशंस को अगर ये फंक्शन सेटिस्फाइड करता है तो इसी फंक्शंस को हम लोग बोलते हैं नॉर्म। समझ में आया। तो हर एक नॉर्म वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है, बट
हर एक नॉर्म मैट्रिक स्पेस होता है, लेकिन जरूरी नहीं कि हर एक मैट्रिक स्पेस नॉर्म हो। जाके पढ़ना है, समझ में आ गया नॉर्म क्या होता है। तो एक मैट्रिक इस तरह देखना, मैट्रिक स्पेस की तरह। चलो इसी बहाना तुम लोग का मैट्रिक स्पेस रिवीजन करवा दिए। तुम लोग को लगता है मैट्रिक स्पेस नहीं पढ़ने आता? चलो बताओ तुम ही लोग। एक देखना, एक मैट्रिक डिफाइन कर रहे हैं dxy, और ये डिफाइन कर दिए tan इनवर्स x। क्या ये मैट्रिक स्पेस होगा? मैट्रिक बनाएगा। और एक डिफाइन कर दिए log x/y हाँ पढ़े हो ना? कैसे प्रूव करेंगे? हाँ तो बस तुम लोग का वही सीमित है, वहीं तक सीमित है कि डेफिनेशन से, लेकिन अभी कुछ कॉम्प्लिकेटेड दिया जाए नहीं हो पाएगा। दोनों मैट्रिक स्पेस बनाएगा। अगर कोई फंक्शन 1 1 होता है, अब बात करोगे 1 1 कैसे चेक करते हैं? कोई भी फंक्शन अगर 1 1 है और वो डिफाइन करते हैं तो हमेशा वो मैट्रिक स्पेस फॉर्म करता है, और ये तो चारों कंडीशन होल्ड कर जाएगा नॉन नेगेटिव। तो इससे क्या साबित होता है? तुम लोग को पहले नहीं ऐसा कहा। चलो कोई भी चीज़ पढ़ो डीपली से पढ़ो, थोड़ा एप्लीकेशन देखा करो। रट तो नॉर्म में अब कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखना, जैसे हम लोग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ते हैं, थोड़ा डीपली पढ़ा रहे हैं, बड़े थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। दीपांजलि तुम सो मत जाना, जगे रहना, ठीक है, तुमको देख रहे हैं। हाँ पानी से मुंह धुल आओ। चलो देखना इधर, जैसे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ते थे ना कि अगर कोई मैपिंग है u से v पे या v से कोई भी कहीं से, तो अगर t अल्फा, या ऐसे देखना, ध्यान देना तुम लोग, tx प्लस वाई, tx प्लस टी वाई और t अल्फा x अल्फा ऑफ tx, तब हम लोग बोलते हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब वही यही कंडीशन होती है लीनियरिटी की। कोई भी फंक्शन लीनियर कब होगा? जब इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाइड करे, फर्स्ट सेकंड, इन्हीं को दोनों को कंबाइन करके हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई अल्फा ऑफ टी एक्स प्लस बीटा ऑफ टी वाई। चाहे इन दोनों को दिखाओ चाहे इन दोनों को दिखाओ, दोनों क्या है? लीनियरिटी के कंडीशंस है। अब लीनियर फंक्शनल हम लोग को जो नया डेफिनेशन है वो क्या है? लीनियर फंक्शन। दैट मीन्स वो भी लीनियरिटी कंडीशन को सेटिस्फाइड करना चाहिए। मतलब क्या कि अगर कोई फंक्शनल, ऐसे देखना, दिस इज फाइव एच प्लस जी, ये कैसे खुले? फाइव एच प्लस फाइव जी और फाइव ए एच, क्या खुले? ए फाइव एच। तो ऐसे फंक्शनल को हम क्या बोलेंगे? लीनियर फंक्शनल। बहुत बार पूछा है, तो लिखो नेक्स्ट हेडिंग लीनियर फंक्शनल। कितना आसान है, अब इससे आसान कुछ मिलेगा? लीनियर फंक्शनल, लीनियर फंक्शनल देखना ध्यान से, FUNCTIONAL, दिस इज O, ठीक है। कोई भी एक फंक्शनल है, उन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाइड करे लीनियर। कौन सा कंडीशन लिख के दे दीजिए, ठीक है। चलो लिखो जल्दी से। क्या हुआ, समझ में नहीं आया? कह रहे हैं कि कोई भी फंक्शनल है लीनियर कंडीशन होल्ड करेगा। जब ऊपर वाला दोनों कंडीशन लिखाए थे, नहीं देखे थे? अभी नहीं, अभी फिर से लिखवाएंगे, टेंशन ना लो। लिखो गिवन ए नॉर्म लीनियर स्पेस V। अब देखो जैसे नॉर्म डिफाइन किए थे ना, सुनो इधर, जैसे मैट्रिक स्पेस डिफाइन किए थे ना, मतलब मैट्रिक, तो वो जो स्पेस बनता है x कॉमा, तो वो मैट्रिक स्पेस होता है। अब हम लोग नॉर्म डिफाइन किए थे V क्रॉस V से R पे, तो जो ये V
इसी को नॉर्म स्पेस बोलते हैं। समझ में आया? सिंपल सा है। तो नॉर्म डिफाइन कर दिए और वेक्टर को उसमें पेयर बना लेंगे, वही ऑर्डर पेयर क्या हो जाएगा? नॉर्म स्पेस। तो गिवन ए नॉर्म लीनियर स्पेस वी, गिवन ए नॉर्म लीनियर स्पेस वी हो गया, कॉमा, लेट ईच एलिमेंट h belongs to V, h belongs to V, h belongs to V, be assigned a number, be assigned a number phi h, be assigned a number phi h, be a functional defined on V, be a functional defined on V, ठीक है? That is, कहाँ तक लिखे आप लोग? दो बार दैट इज हो गया क्या कि एक ही बार? गिवन ए नॉर्म लीनियर स्पेस V, let each element h belongs to capital V, be assigned a number phi h, that is उसके बाद नहीं, let phi h be a functional defined on V, हो गया? बस रहने दो तक। then given a norm linear space V, let each element h belongs to V, be assigned a number phi h, हाँ, that is उसके उसी के आगे that is phi h, that is phi h be a functional defined on V, सही तो लिखे थे? that is phi h, phi small h, कैसे लिखे वहाँ phi h? देखो, that is phi h defined, phi h be a functional defined on V, then phi h is said to be linear, then phi h is said to be linear कब? phi alpha h equal to alpha phi h, दूसरा phi h1 plus h2, this is phi of h1 plus phi of h2, ठीक है? यहाँ लिखना for any h belongs to V, for any h belongs to V and alpha belongs to field, ये स्केलर, this is h1 h2 belongs to V, इन दोनों कंडीशन को अगर phi h, इसका कहने का मतलब क्या है कि जो नॉर्म स्पेस का एलिमेंट होगा उससे हम एक फंक्शनल डिफाइन कर सकते हैं। तो इसी फंक्शनल को लीनियर फंक्शनल कब बोलेंगे? जब इन दोनों कंडीशंस को होल्ड करे, ठीक है? एग्जाम्पल देखना, इसी का एग्जाम्पल दे रहे हैं। द integral phi h, the integral phi h a to b h x dx defined a linear function, defined a linear functional on V, on V नहीं, on यहाँ वेक्टर स्पेस जो होगा आपका ये क्या हो जाएगा? a कामा b, सेट ऑफ ऑल कॉन्टिन्यूअस फंक्शन फ्रॉम a b टू r। कैसे होगा ये? प्रूव करते हैं। अगर ये लीनियर फंक्शन होगा तो इन दोनों कंडीशन को होल्ड करना चाहिए, कर दे कि हो जाओगा? कर दे सर। जब भी लीनियर फंक्शनल का डेफिनेशन आएगा तो डेफिनेशन लिख के एग्जाम्पल दे देना और प्रूव कर देना, छोटा सा है, ठीक है? उसके लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मिटा जी,
इसको प्रूव करते हैं, देखो क्यों लीनियर फंक्शनल होगा। बुक में प्रूफ नहीं दिया है, ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल लेके आप लोग कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ करा दे रहे हैं। देखो सबसे पहले पहला जो कंडीशन हमको ये दिखाना कि फाई अल्फा एच इक्वल टू क्या होना चाहिए, अल्फा फाई एच। तो हम एक एलिमेंट लेंगे फाई अल्फा एच, तो अल्फा एच तो ये कहाँ मैप करेगा जी, ए टू बी, और यहाँ क्या होगा अल्फा एच ऑफ एक्स डी एक्स। अल्फा तो स्केलर है, फील्ड का एलिमेंट होगा तो बाहर कर देंगे, दिस इज बाहर, दिस इज एच एक्स डी एक्स और दिस इज पहला कंडीशन तो होल्ड हो गया, कोई दिक्कत। दूसरा वाला देखो, तुम लोग इतना डरते थे क्या बताएं, क्या आप लेंगे फाइव एच वन प्लस एच टू, दिस इज ए टू बी एच वन एक्स प्लस एच टू एक्स। इंटीग्रेट तो अलग अलग कर सकते हैं ब्रेक, ये तो पढ़े ही होगे, नहीं कर सकते हैं, तुम कुछ भी कर सकते हो, क्यों भावना तुमसे झगड़ा वगड़ा कर रही कि नहीं आजकल। और ये क्या होगा जी, फाई ऑफ एच वन प्लस फाई ऑफ, मेरे पास पुराने में हम सोचे किसी से जैसे पुराने बुक में कुछ एक दो क्वेश्चन कट कर दिया, तो हमको नया क्वेश्चन चाहिए था, तो हम कहें किससे कांटेक्ट करें, हम कहें फिर रहने दो, मेरे पास पुरानी बुक थी। देखो तुम्हारी पलकें झपक रही है, चलो क्या करती हो, रात भर जगती हो क्या, तो ये प्रूफ हो गया, ठीक है। हाँ भाई एग्जाम्पल का प्रूफ है, दिए हैं। होगा जल्दी ही। चार लेमा है, चार लेमा है, तो एक लेमा हम बता रहे हैं कि जो पूछा गया 2011, 13, 15, एक लेमा, दो लेमा वो कभी पूछा ही नहीं गया है, बट दोनों बहुत आसान है, ठीक है। पहला लेमा तुम लोग पढ़ लेना, छोटा सा है, लिख लेना, हम बता दे रहे हैं पेज नंबर पे। लेमा फर्स्ट ही होगा, ठीक है, उसको एक बार लिख लेना, कुछ है नहीं, आसान है, बस उसका स्टेटमेंट हम लोग सेकंड लेमा में यूज करेंगे, वो अपने आप प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि कह रहे हैं 4 लेमा है, लेमा फर्स्ट, लेमा सेकंड, लेमा थर्ड और लेमा फोर्थ, तो स्टार्टिंग के जो दोनों लेमा वो पूछा गया है, उसके बाद में जो थर्ड फोर्थ है बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है, खाली डिफ्रेंशिएशन करना है, अपने आप आ जाएगा, बता रहे हैं। हो गया, तो हम फर्स्ट लेमा का लेमा फर्स्ट का हम खाली स्टेटमेंट लिखा रहे हैं, क्योंकि हमको यूज करना पड़ेगा सेकंड लेमा में, कुछ है नहीं, फर्स्ट लेमा में जाके लिख लेना, आप लोग लिख के प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। लेमा फर्स्ट, लेमा फर्स्ट बोल दे कि लिख दे, लिख ही दे रहे हैं। इफ अल्फा एक्स, देखना, इफ एफ अल्फा एक्स इज कॉन्टिन्यूअस, कह रहे हैं कि सर जब तक लिखेंगे उतना देर तो हम एक दिन मार लेंगे। कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए बी, if alpha x is continuous in closed interval AB and if कहीं तुम्हारे पापा वापा देख लिए वीडियो तब क्या होगा जी, कहेंगे सच में दीपांजलि सोती है क्या।
शुक्र करो कि एक ही तरफ कैमरा लगा है। फॉर एवरी फंक्शन CA, B such that HA equal to HB equal to 0। सुन नहीं, अल्फा एक्स फॉर, अभी बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन लगा देंगे। अभी तुम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा देंगे तुम लोग को, टेंशन ना लो इसी में। तुम लोग को लग रहा होगा डिफिकल्ट, बहुत आसान है, इससे आसान कुछ है ही नहीं। अभी तो कोई प्रॉब्लम, तो जब आसान है तो आसानी ना कहेंगे। आप लोग जब आपके मतलब PhD वगैरह कर लेंगे तो हम लोग कहेंगे सब आसान। हाँ, PhD वगैरह कर लिए, हम बुढ़े हो गए हैं। क्यों? अरे तुम लोग से ज़्यादा थोड़ी 5 ही 6 महीने के छोटे होंगे ज़्यादा। चल अभी तो दूसरा साल है ये, 5-6 साल लगेगा, 5 साल। हाँ 5 साल। ऐसे मतलब जब तक अपना देना होगा तब तक कंप्लीट नहीं होता। 8 साल लग जाते हैं करवाने में। चलो तुमको भी करना है PhD? सही है, आ जाओ तुमको। तब तक MSc पास करोगे, पहले MSc पास करो, BSc करो, तब फिर PhD में होगा ना एडमिशन। क्या? फॉर ऑल एक्स ही ने, हाँ MSc भी आसान है, कुछ है नहीं। तुम लोग पता नहीं क्यों इतना, देखो अगर मन से पढ़ दो, हकीकत बताएं तो टॉप कर जाओगे। कुछ है नहीं तो क्या है, सिलेक्टेड क्वेश्चन आता है 8 साल का, 6-7 साल का पेपर उठाओ, पढ़ डालो सब, और वही आ जाएगा, पूरा करके चले आओगे। झूठे परेशान रहते हो, बस जानकारी के लिए पढ़ो, पास तो हो जाओगे, रट के भी पास हो जाओगे, अच्छा नंबर भी आ जाएगा, लेकिन कुछ थोड़ा बहुत जानकारी लो। देखो अल्फा एक्स एक कंटिन्यूअस फंक्शन है किसी क्लोज इंटरवल AB पे, ठीक है। एंड कह रहा कि अगर ये इतना होता है तो मतलब इंटीग्रेशन अल्फा एक्स HX, ये अल्फा है, दिस इज अल्फा एक्स HX अगर 0 होता है हर एक फंक्शन के लिए HX के लिए इन CAB में, और इस कंडीशन को होल्ड करता है कि HA इक्वल टू HB इक्वल टू 0, मतलब A पॉइंट पे H की वैल्यू, B पॉइंट पे H की वैल्यू, क्या मीन वैल्यू थ्योरम पढ़े होगे तुम लोग सेकंड ईयर में। एंड पॉइंट पे क्या होता है, HA इक्वल टू HB 0 हम लेते हैं तो सॉल्व करते हैं। तो उस केस में अगर ये H पूरा मतलब इस इंटीग्रल की वैल्यू 0 हो और HA इक्वल टू HB इक्वल टू 0 हो, तो उस केस में तब ये इंप्लाई करेगा कि अल्फा एक्स क्या हो जाए, 0 हो जाए। इसका प्रूफ छोटा सा कर लेना, हम लोग लेबर सेकंड पे चलते हैं, जो कि पूछा गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज जितना भी पढ़ेंगे हम लोग वही आएगा, वही पूछा गया है। इसके अलावा जो एक वर्ड्स हम लोग जो लिख रहे हैं अपने आप में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यही पढ़ के भी जाना तुम लोग, ठीक है। एक वर्ड कह रहे हैं लेमस सेकंड, लेकिन इसको पढ़ लेना, प्रूफ ये इंपॉर्टेंट है इसीलिए लिखवाए हैं जिससे, हाँ प्रूफ छोटा सा है, ज़्यादा नहीं लिख लेना। हाँ कितना, हाँ बस उतना काफ़ी है, आधा पेज छोड़ देना, बट इतना ही छोड़ देना, हो जाएगा। लेमस सेकंड, लेमस सेकंड, थर्ड, फोर्थ सब आसान है, हम सेकंड थर्ड करा देंगे, फोर्थ अपने आप कर लेना। लेमस सेकंड क्या कहता है, लिखो लेमस सेकंड बोल दे रहे हैं। इफ ये लिख लिए ना, if alpha x is continuous this and h dash x equal to 0 for every function d, यहाँ डोमेन C लिया था, यहाँ D ले लिया है, D1 this is D1 AB such that then alpha x equal to C for all, ये लेमा सेकंड है, लिखो
दिस इज वहाँ पे h डैश x होगा ना। नहीं अल्फा क्या हुआ है, dx भी लिख लेना भाई, dx छूट गया इंटीग्रेशन। तो d1 जिसमें बिलोंग कर रहा है वो h डैश होगा उसको करिए। नहीं एच एक्स ही है, एच एक्स बिलोंग्स टू डी वन ए बी सच दैट एवरी फंक्शन एच ए इक्वल टू एच बी जीरो, सही है। अल्फा एक्स इक्वल टू सी कॉन्स्टेंट फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए बी वेयर फॉर ऑल एक्स इन ए बी वेयर सी इज कॉन्स्टेंट वेयर। हाँ क्या कर रही हो? हाँ एच डेरिवेटिव है एच एक्स का। क्या हुआ? तो छोड़ दे पढ़ाना क्लास। ठीक है, दीपांजलि को खड़ा कराएंगे 5 मिनट, 5 मिनट तुमको, 5 मिनट सबको, जितने हैं 40-50 लोग 5-5 मिनट खड़ा करा के बोल रहे हैं। चल तुम लोग हमसे ज़्यादा जानते हो साइंस के बारे में। हो गया जी? अभी तुम ही पूछ रहे हैं, टेंशन ना लो, पढ़ा कह तो रहे हैं जल्दी जल्दी पढ़ा दे, फिर तुम ही पूछ रहे हैं, स्टेटमेंट समझा दे रहे हैं। देखो फर्स्ट लेमा क्या कहता था कि अगर अल्फा एक्स कॉन्टिन्यूअस हो और यहाँ अल्फा एच एक्स और अल्फा एक्स एच एक्स टी एक्स इक्वल टू जीरो, तो उस केस में अल्फा एक्स क्या होता था? जीरो। अब यहाँ ये कह रहा है कि अगर इतना कंडीशन यहाँ अल्फा एक्स एच डैश एक्स जीरो, और उस केस में ये जो इम्प्लाई करेगा कि अल्फा एक्स एक कांस्टेंट वैल्यू आएगा। ठीक है, तो देखो करते हैं हम लोग प्रूफ। बहुत सिंपल प्रूफ है। सबसे पहले जो गिवन वैल्यू है लेके चलते हैं हम लोग। दिस इज गिवन दैट क्या दिया है कि ए टू बी अल्फा एक्स, कोई दिक्कत? बाई पार्ट कर दो। देखो ये डिफरेंशिएशन है तो इसका इंटीग्रेशन कर देंगे इसका, कोई दिक्कत? क्योंकि देखो इसका ये ऑलरेडी डिफरेंशिएशन है तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो अपने आप खत्म हो जाएगा डेरिवेटिव वाला। तो जब बाई पार्ट करेंगे, इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट, वी गेट, तो जब बाई पार्ट करेंगे क्या आएगा जी? अल्फा फर्स्ट को छोड़ते हैं, सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर अपर लिमिट माइनस ए से बी अल्फा डैश एक्स एच एक्स डी एक्स इक्वल टू जीरो। कोई दिक्कत? अब देखना ध्यान से, ये जब अपर लिमिट रखेंगे लोअर लिमिट रखेंगे तो क्या आएगा जी? अल्फा बी एच बी, रुक जाओ अभी मत लिखो, पहले समझ लो। अल्फा ए एच ए माइनस इंटीग्रल ए टू बी अल्फा डैश एक्स एच एक्स डी एक्स इक्वल टू जीरो। कोई दिक्कत? एच ए की वैल्यू क्या दिया है? जीरो। एच बी की वैल्यू दिया है जीरो। ये पूरा टर्म क्या आ जाएगा? जीरो शिफ्ट होगा। तो इसको और जीरो हो जाएगा, माइनस को उधर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या होगा? ए टू बी अल्फा डैश एक्स। अब फर्स्ट लेमा लगाओ। फर्स्ट लेमा में कहता था कि यहाँ कोई भी अल्फा एक्स हो, ठीक है, एच एक्स कंटिन्यूस, फर्स्ट लेमा पढ़ो तो ये क्या इंप्लाई करता था कि अल्फा ये जो वाला होता है वो जीरो पे भेजता है। तो ये क्या इंप्लाई करेगा कि अल्फा डैश एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा? जीरो। फिर उसका डिफरेंस इंटीग्रेशन कर देंगे, क्या आ जाएगा? कांस्टेंट आ जाएगा। सिंपल सा है। तो लिखो यहाँ तक। एक और करा देते हैं ताकि क्लियर हो जाएगा। तीनों चारों लेमा एक ही तरह के हैं सब।
अभी यहाँ से लिखने के बाद कुछ लिखा जाएगा हम लोग, कुछ टर्म्स। कुछ करना था बस, जो गिवन कंडीशन है उसी को लेके एक बार इंटीग्रेशन करना था, वाई पार्ट अपने आप आ जाता। तुम लोग अच्छे से पढ़ो, अभी से पढ़ाई स्टार्ट कर दो, मार्च में ही पेपर होगा। मार्च में तो अचानक से सारी चीज़ें हो रही हैं, मतलब सडनली नाम सुनी हो। हाँ चलो, सब एक ही साथ करवा देगा, यूनिवर्सिटी है। तो तुम लोग पूरी तैयारी के साथ रहो। जैसे दिवाली में आता है ना, तो पटाखा फुलझड़ी सब कुछ खरीद के रखे रहते हो, जैसे शाम होता है जैसे दगा दग पड़ फोड़ देते हो, तो ऐसे पढ़ के रखे रहो अपना सब कुछ, सारी चीज़ें। जैसे टाइम टेबल आए एग्जाम में जाकर सब कुछ छाप के चले आओ, टॉप करके चले आओ, ठीक है। तो सबको टॉप करना है, तुमको भी टॉप करना है, तुमको भी और तुमको भी। तीनों लोग अगर एक स्कूल के, तो तीनों लोग टॉप करना है, ठीक है। सबका बराबर नहीं। मिटा जी और भी जो है 40-50 वो लोग भी टॉप करें। इधर मिटा है नीचे, चलो। मैथ वाले अज्यूम कर सकते हैं कुछ भी, चलो। कहाँ तक लिखे जी? 10, ये लिखो 10 इंटीग्रल a to b, फिर से लिखो 10 इंटीग्रल a to b अल्फा डैश x h x dx इक्वल टू 0 फॉर एवरी फंक्शन h x belongs to d1 h x belongs to d1 a कमा b, जो लिखे थे d1 a कमा b, d1 लिखा गया वहाँ, देखो d1 a कमा b, d1 a कमा b such that ha equal to hb, such that ha equal to hb equal to 0. Hence by lemma first alpha dash x. सर एग्जाम में बाय लेमा फर्स्ट नहीं लिखेंगे, उसको पूरा स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। किसका? हाँ स्टेटमेंट लिखा है, स्टेटमेंट ही ध्यान में रख लेना, लिख लेना स्टेटमेंट ही, क्योंकि वहाँ जो बाई होगी तो ये स्टेटमेंट ध्यान से मतलब याद कर लेना, फिर लिख देना, ठीक है। अब बाई लेमा भी लिख दोगे तो उतना कोई नहीं, बस वो देखता है कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट कर रहे हो कि नहीं तुम लोग। तो कहाँ से लिखे? फॉर x बिलोंग्स टू a कॉमा b, ठीक है। अब इसका जब डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या होगा? दिस इम्प्लाई दैट, तो इंटीग्रेशन दोनों तरफ कर देंगे तो क्या होगा? लिख लो, यही प्रूफ हो गया, बस यही करना था। थर्ड लेमा क्या कहता है देखो, मिटाएं। थर्ड लेमा और आसान है। थर्ड लेमा फर्स्ट लेमा सेकंड लेमा का ही यूज है। तुम लोग खाना ना खा के आए हो? ठीक है, अच्छा किए हो। थोड़ा कॉर्पोरेट करना, थोड़ा मतलब देर तक पढ़ा जाए ताकि आज ख़त्म कर दिया जाए। कोई टाइमिंग नहीं है, बस जब ख़त्म हो जाए तब छोड़ दें आप लोग को। दिस इज d2, दिस इज h डबल डैश x, दिस इज
अलग अलग डोमेन लिए हैं। अरे मतलब कुछ नहीं, वो डोमेन डिफाइन किया। जैसे सी फंक्शन लिए थे, सेट ऑफ ऑल कॉन्टिन्यूअस फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। तो ये जो C1 लिखा गया है ना, पहले बता दे रहे हैं, जैसे सी आर ए टू बी या C1 ए, इसी को C1 नोटेशन D1 कर दिया है, या C2 बता दे रहे हैं। इनमें अंतर क्या है? ये क्या बताता है कि सेट ऑफ ऑल कॉन्टिन्यूअस फंक्शन फ्रॉम ए बी टू आर, ये उन सारे कॉन्टिन्यूअस फंक्शन का कलेक्शन है। कहाँ से कहाँ? ए से मतलब क्लोज इंटरवल ए बी से आर पे। ये C1 क्या बताएगा कि सेट ऑफ ऑल कॉन्टिन्यूसली डिफरेंशिएबल, मतलब एक बार सारे फंक्शन क्या होना चाहिए, कम से कम एक बार डेरिवेटिव एग्जिस्ट होना चाहिए। और ये क्या, 2 बार है। वो सारे फंक्शन जो 2 टाइम डिफरेंशिएबल हो और कॉन्टिन्यूअस हो। और ये वो सारे फंक्शन का कलेक्शन जो 8 टाइम डिफरेंशिएबल हो, मतलब r माइनस 1 टाइम सब डिफरेंस, r टाइम डिफरेंशिएबल हो। जैसे इसका मतलब क्या, एक बार तो फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए, ठीक है, मतलब होगा इसमें। दूसरे बार का हमको श्योरिटी नहीं है। ये कहेगा कि 2 बार तक सारे फंक्शंस क्या है, डिफरेंशिएबल। तो ऐसे सारे फंक्शन का कलेक्शन ले गए, ठीक है। अब देखना ध्यान से, तो इस केस में अल्फा जो आपका C0 प्लस C1x ले लिया। C1 इसमें तुम्हारे कोई भी कांस्टेंट लिख सकते हो, C0 प्लस C1x प्रूव करना है, ठीक है। वेयर C इज कांस्टेंट। कैसे करेंगे देखो, कैसे करेंगे? ये लेमा थर्ड है, वैसे लेमा थर्ड एंड फोर्थ कर लो। कुछ नहीं, बस जो गिवन इन्फॉर्मेशन है फिर उसको लिखो। गिवन दैट हम डायरेक्ट लिखा दे रहे हैं, मतलब ऐसे देखना, जो गिवन दैट है ए टू बी अल्फा एक्स एच डबल डैश एक्स और डी एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। इसमें एक कंडीशन और शायद दिया होगा, एक कंडीशन ऐड कर लेना, एंड वही तो कह रहे हैं, क्योंकि एक कंडीशन, इसमें एक कंडीशन और ऐड कर लेना कि 2 बार डेरिवेटिव करेंगे तो एच डैश ए इक्वल टू एच डैश बी इक्वल टू 0, ये भी कंडीशन आएगा, ठीक है। उसमें ऐड कर लेना कहीं। अब क्या करेंगे, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड। फिर क्या करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट। तो इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट करेंगे तो पहला को छोड़ेंगे, दूसरे का डिफरेंशिएशन क्या होगा, एच डैश एक्स। फिर क्या लगेंगे, लिमिट ए टू बी माइनस दिस इज ए टू बी, ये क्या होगा, अल्फा डैश एक्स एच डैश एक्स डी एक्स। लिमिट पुट करेंगे, अल्फा बी माइनस एच डैश बी माइनस एच अल्फा ए एच डैश ए। यहाँ से एच डैश ए एच डैश बी की वैल्यू क्या है, 0। जैसे लिमिट करोगे टोटल वैल्यू क्या आ जाएगी, 0, ठीक है। दिस इज 0 माइनस, फिर इसका इंटीग्रेशन करेंगे, ऐसे पहले लिख देते हैं अल्फा डैश, ये क्या मानेंगे देखना, ये फर्स्ट, ये सेकंड। 0 को भी उधर शिफ्ट कर दे रहे हैं, मतलब 0 माइनस को उधर भेज दे रहे हैं। तो ये क्या होगा जी, अल्फा डैश एक्स छोड़ेंगे और ये एच एक्स हो जाएगा, और लिमिट ए से बी माइनस ए से बी अल्फा डबल डैश एक्स, और यहाँ क्या हो जाएगा, एच एक्स डी एक्स इक्वल टू 0। फिर लिमिट रखेंगे, वैल्यू 0 हो जाएगी। ये क्या हो जाएगा, तो हाँ फर्स्ट लेमा यूज करेंगे तो अल्फा डबल डैश एक्स क्या हो जाएगा, 0, और इसका 2 बार इंटीग्रेशन करेंगे तो अल्फा एक्स क्या आ जाएगा, C0 प्लस लाइन का इक्वेशन मिल जाएगा। क्यों, कितना आसान है, लिख लो। डायरेक्ट कर दिए हैं, समझ में आया कि नहीं भावना? कौन सा? कुछ नहीं, लेमा यही कह रहा है, जैसे पहला कह रहा था, दूसरा तीसरा यही लेमा कि अगर इतना है तो अल्फा एक्स की वैल्यू इतना होगी। तो हाई जो दिया है उसी को लेके तो चल रहे हैं, जो दिया है उसी को लेकर इंटीग्रेशन कर रहे हैं, और लेमा फर्स्ट का यूज कर दे रहा है, अपने आप आ जा रहा है। कुछ करना है, हाँ तो दिया रहेगा तुम लोग को, ऐसा थोड़ी वो क्वेश्चन दिया रहेगा, नहीं याद करो, क्वेश्चन दिया रहेगा भाई, और क्या स्टेटमेंट है वो दिया नहीं रहेगा, ऐसे कैसे करोगे? ये कोई नहीं लेमा नहीं पूछेगा, ये स्टेटमेंट दिया रहेगा, इतना यहाँ तक दिया रहेगा, प्रूफ करना है यहाँ तक,
ये दिया रहेगा। कोई पार्टिकुलर थ्योरम का थोड़ी नाम है कि स्टेटमेंट एंड प्रूफ, ये बस लेमा है फंक्शनल के कुछ। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फिक्स्ड एंड पॉइंट प्रॉब्लम। यहाँ से आपका COB स्टार्ट होता है और यहीं से ख़त्म हो जाएगा। 5 क्वेश्चन कराएंगे, खाली 5 क्वेश्चन वही पूछे जाएगा। ये 2-2 नंबर का काम हुआ अभी तक का, तुम लोग को समझाया है और इतना जो भी पढ़ाया है इसमें से बहुत पूछेगा तो 2 नंबर का। अब हम लोग जो पढ़ेंगे 10 नंबर 5 नंबर वाला। लास्ट के 2 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वही करा दे रहे हैं। और इधर के जल्दी जल्दी जल्दी। ये क्वेश्चन जो करा है बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 नंबर में, 5 नंबर में तो पूछेगा, उसके साथ एक क्वेश्चन जोड़ देगा, ठीक है। तो अब जितना कराने जा रहे हैं सब 5 नंबर 10 नंबर ये हैं। अभी तक तो क्या था 2 नंबर ही वाला, 5 नंबर भी पूछ सकता है, ऐसी बात नहीं है। अब हम लोग जल्दी जल्दी पूरा जब खत्म हो जाएगा तो एक दिन किसी दिन बुलाएंगे संडे को, तुम लोग को जो जो सब्जेक्ट का डाउट रहेगा सब क्लियर कराने के लिए, ठीक है। अरे भाई 1 घंटा हो गया क्या?